तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अच्छा, तुम्हारी भी 11th बर्बाद हो चुकी है। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि 11th हमारी बर्बाद हो गई है सर। पूरा 11th जो है हमारे हाथ से निकल चुका है। लेकिन हमने जब 10th के बाद साइंस लिया था, मेडिकल लिया था, नॉन मेडिकल लिया था, तो एक कसम खाई थी, एक सपना लेके, एक आग लेके कि हमने नीट जेई ये फोड़ना है। लेकिन हुआ क्या कि 11th हमारी बर्बाद हो गई। बहुत सारे कारण हैं उस चीज़ के। घबराओ मत बेटा, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। 98% स्टूडेंट्स की 11th बर्बाद ही होती है। ऐसा क्यों? कुछ फैक्ट्स हैं उसके पीछे। सिर्फ तुम्हारा बर्बाद नहीं हुआ है, बहुतों का हुआ है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्लास 11 जो बर्बाद होती है उसके पीछे के रीजंस क्या है बेटा। देखो होता क्या है बेसिकली बेटा। अब देखो, जब आप क्लास 8 में थे ना, 8th क्लास में मान के चलो कि सिलेबस आपका एक्स था, ठीक है, एक्स वैल्यू सिलेबस की थी। जब आप 8 से 9th में आए तो ये हो जाता है 1.2x, तो 0.2% इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप 9th से 10th में आ जाते हो तो सिलेबस हो जाता है 1.5x, है ना। तो कितना बढ़ा? 0.5 बढ़ा। 8 से लेकर जब आप अपना 10th में जाते हो तो 1.5 हुआ। लेकिन जैसे ही आप 10th से 11th में आते हो बेटा, सिलेबस हो जाता है 10x। यहाँ से प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। सिलेबस में इतना ह्यूज डिफरेंस आ जाता है कि 10 गुना सिलेबस बढ़ गया, ठीक है। इतना ज़्यादा सिलेबस एक साल में बढ़ गया। तो ये जो सिलेबस में ह्यूज डिफरेंस है ना, यही कारण है हमारी 11वीं बर्बाद होने का। क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस होता है तो हम तो पहले सेटल डाउन करने में ही, है ना, हम कोचिंग लेट जा रहे हैं या कुछ भी, कोई भी चीज़ें हैं तो मज़ा मस्ती मार रहे हैं, क्योंकि 11th क्लास है, बोर्ड्स भी नहीं है ना, सीरियसनेस उतनी होती नहीं है, नया नया कोचिंग का जोश होता है, घूमना फिरना ये सब चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग रिलेशन इन सब में भी पड़ जाते हैं, तो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल है। तो इस वजह से क्या होता है कि 11वीं जो है आपकी बर्बाद हो जाती है बेटा। अब रीजन एक तो लेवल, अब सिलेबस तो बड़ा ही बड़ा, लेवल भाई लेवल बहुत हाई हो जाता है। आपने क्लास 9th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, 11th में भी पढ़ोगे, डिफरेंस देखो, ठीक है। मतलब आपकी क्लास 11th की फिजिक्स का लेवल जो है ना वो एकदम यहाँ पे, और आपने जो 9th-10th में पढ़ी है उसका लेवल यहाँ पे, तो एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है लेवल में। क्लियर? और दूसरा डिफरेंस आता है कंटेंट में, कंटेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने 10th में फिजिक्स के 5 चैप्टर पढ़े थे, और जब आप 11th में आते हो तो वही चैप्टर 15 हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। आपने बायो के क्लास 10th में 6 चैप्टर पढ़े थे, और जब आप आ जाते हो 11th में तो वो चैप्टर 19 हो जाते हैं। इतना डिफरेंस। अब देखो, कंटेंट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में उसमें जो मतलब एक थिंकिंग आपकी जो है, जिस तरह का सिलेबस डिजाइन होता है, उसका भी लेवल जो है ना वो एक अलग ही लेवल पे चले जाता है, बढ़ जाता है एकदम से लेवल। तो सर कैसे मैनेज होगा? ऐसे तो मतलब सबकी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, बहुत सारे बच्चों की बर्बाद होती है। मैंने कहा ना कि 98% स्टूडेंट्स की 11th बर्बाद हो जाती है। तो क्या इससे ओवरकम किया जा सकता है? क्या इस लेवल पे अभी आपका, अगर देखो, अगर आप अभी भी रुके हो तो दैट मीन्स आपका 11वीं भी थोड़ा हिला डुला ही है। तो क्या सर इस लेवल पे जब हमारा 11वीं खराब हो चुका है, क्या अभी भी हम नीट और जेई के बारे में सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल सोच सकते हो बेटा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अब इस वीडियो को तुमने स्टार्ट किया है तो इसको एंड तक देखना पड़ेगा। एंड तक मैं आपको एक चीज एश्योर करता हूं कि लास्ट तक अगर आपने ये वीडियो देख ली और बिल्कुल कॉन्शियस हो गया, हेलो तुम्ही से बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां मत मन को भटकाओ। अगर तुमने कॉन्शियसली ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जो पॉइंट्स, जो चीजें मैं तुमको बोलूंगा उनको नोट डाउन करो, और जरूर तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन के काफी पास पहुंच जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बस इनको फॉलो करना है आपने। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं कि 11th जो है हमारी जो खराब हुई थी, अब उसके ना कुछ एक्सक्यूजेस हैं हमारे पास। क्लियर? इनको एक्सक्यूजेस ही बोलूंगा मैं, क्योंकि देखो, आप कोई भी मतलब एक बहुत जबरदस्त बहाना ही है ना यार, रियलिटी में भी हुआ लेकिन बहाना ही, उसको तो बहाना ही कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? सबसे पहला कोचिंग। होता क्या है, क्लास 11th में यारी दोस्ती के चक्कर में फलानी कोचिंग में चले गए, फलाने सर के पास चले गए। कुछ लोग 11th में क्या करते हैं कि हमारे स्कूल के टीचर हैं, वही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पीछे भाग गए, ठीक है। जबकि वो टीचर एंट्रेंस का पढ़ा नहीं रहा था, वो एकेडमिक ही पढ़ा रहा है और वो भी ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हमने मार्क्स के चक्कर में, प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स चलेंगे, इन सब के चक्करों में हम गलत टीचर को चुन लेंगे, गलत कोचिंग को चुन लेंगे, ठीक है। हम ऐसी कोचिंग में चले गए जहाँ पे हर महीने टीचर ही रिशफल होते जा रहे हैं, तो हमारी कंपेटेबिलिटी बैठ ही नहीं रही है टीचर के साथ। तो होना है, 11वीं तो खराब होना ही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों ने लेट स्टार्ट किया 11वीं को, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कोचिंग। दूसरी प्रॉब्लम है बच्चे सिलेबस। बहुत सारे टीचर, आपको पता है सिर्फ 20% ही टीचर्स ऐसे हैं जो 11वीं के सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं। सिर्फ 20%। 80% क्या करते हैं, जो उनको आता है उसी चैप्टर को 2 महीने पढ़ा लेंगे, ठीक है, 2-2 महीने उस चैप्टर को पढ़ा लेंगे, और उसके बाद क्या होगा। अब आप कमेंट करना कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, रियलिटी लिखना। अब देखना ये वीडियो में ना कमेंट्स काफी ज्यादा आएंगे कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ है।
बहुत ज़्यादा वही चैप्टर पढ़ा लिया और जो इंपॉर्टेंट था या तो उसको पढ़ाया ही नहीं, या तो उसको एक दिन में स्लाइड वगैरह ये सब करके जल्दबाजी में खत्म कर दिया सिलेबस। कर लो, खुद से कर लो। सिलेबस बहुत बड़ा रीज़न है। डिस्ट्रैक्शन क्या है? 10th में कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क्स ला लिए, बड़े बड़े फ़ोन ले लिए हैं। 10th में कुछ बच्चों ने अच्छे मार्क्स ला लिए तो गाड़ी बाइक वगैरह ये सब लेके, तो डिस्ट्रैक्शन है ना। कुछ लोग रिलेशन वगैरह में इन सब में पड़ गए, डिस्ट्रैक्शन है। क्लियर? तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है 11th में। कुछ बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है, हेल्थ खराब हो गई, कुछ किसी भी रीज़न से हेल्थ खराब हो गई तो वो नहीं पढ़ पाया बेटा, वो भी एक रीज़न है। और लेक ऑफ गाइडेंस, ये तो बहुत बड़ा रीज़न है यार, बहुत बड़ा रीज़न है। गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिली, बुक्स इतनी ज़्यादा ले ली, पता ही नहीं था कौन सी लेनी थी, है ना। किसी बेकार टीचर के पास चले गए, बेकार कोचिंग में चले गए जहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा है, बस सिर्फ जोक्स ही क्रिएट किए जा रहे हैं क्लास में, तो वो सब चीज़ें हो गई, ठीक है, लेक ऑफ गाइडेंस। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने स्टूडेंट से एनालाइज किए हैं, बात करके मुझे पता चला है कि सर ये रीजंस की वजह से मेरी 11वीं खराब हुई है। बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें से मैंने ये हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अब आप मुझे बताना कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपका था जिसकी वजह से आपकी 11वीं बर्बाद हुई है, या इसके अलावा कोई आपका पॉइंट था, वो जरूर मेंशन करना। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम ओवरकम करें? देखो, हो गई ना बर्बाद, अब क्या कर सकते हैं? मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ बेटा, मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको डायरेक्टली सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो हो जाएगा भाई, आपकी 12th भी हो जाएगी, 11th भी कवर हो जाएगी, एंट्रेंस की तैयारी भी हो जाएगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा। सबसे पहली बात है विन। आप करना चाहते हो, अगर आप अभी तक रुके हो तो दैट मीन्स आप करना चाहते हो बेटा। और अगर आप करना चाहते हो ना बेटा, अगर आप सच में करना चाहते हो तो आज ये प्रॉमिस कर लो मुझसे और अपने आप से कि अब के बाद जिस तरह से ये स्ट्रेटजी सर ने दी है, मैं पॉइंट्स को रेक्टिफाई करूंगा और उन पे काम करूंगा। बस ये सुन के मोटिवेट नहीं होगा। देखो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन से होगा। क्लास 11th में जब आप आए थे, स्टार्टिंग की क्लासेस याद करो, स्टार्टिंग अपनी कॉपीज निकालो और स्टार्टिंग के पेजेस, स्टार्टिंग के चैप्टर देखो आपने कितने अच्छे से लिखे हुए हैं, क्योंकि तब मोटिवेशन था, डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन अगर होता तो आज आप ये वीडियो देखने की नौबत ही नहीं पड़ती तुम्हें। मैं तो यही, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना बेटा, तो अभी इस टाइम पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप बहुत गलत फंसे हुए हो, क्योंकि आपकी 11वीं बर्बाद हो गई है। इस टाइम पे अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि अब मैं 12वीं में क्या करूँ, क्या छोड़ दूँ, ये सब चीज़ें, लेकिन अब ये लास्ट मौका है। अगर ये वीडियो के बाद भी आपने अपने आप में चेंज नहीं किया, आपने इन चीज़ों को ऐड ऑन नहीं किया, तो बेटा भूल जाओ, सिलेक्शन वगैरह भूल जाओ। देखो, फ्यूचर फिर अब करियर जो है ना आपका ऐसे ही मतलब हवा में रहेगा, फ्लिकरिंग रहेगा पूरा करियर। तो सबसे पहले विल, क्या आप करना चाहते हो। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटजी, वो मैं आपको दे दूंगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी, एक अंदर आग होगी, विल होगी कि मुझे करना है, और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी और फोकस्ड माइंड के साथ। फोकस, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे करना है, हाँ स्ट्रेटजी मेरे पास है और फोकस्ड माइंड के साथ अब मैं तैयारी करूंगा, तो ज़रूर बेटा हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो जाएंगे, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। क्लियर? तो क्या है हमारा प्लान, किस तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा सिलेबस। देखो, हमेशा मैं ना हर वीडियो में ज़्यादा जो है ना सिलेबस की बात करता हूँ। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस आपने निकालना है ना, तो मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, क्लास में भी मैंने देखा है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको लगता है मेरा सिलेक्शन होगा, है ना। मुझसे पूछते हैं कि क्या लगता है कि सिलेक्शन होगा। बेटा ये रियलिटी चेक है, आप खुद को खुद चेक कर सकते हो। देखो, सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन होगा जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। सिलेक्शन तब होगा जब आपने मॉक टेस्ट दिए हैं। सिलेक्शन तब होगा जब आप टेस्ट दे रहे हो। सिलेक्शन तब होगा जब आपने PYQ निकाले हुए हैं सारे। सिलेक्शन तब होगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागे नहीं हो। ये सारे गुण हैं, इन्हीं के बाद सिलेक्शन होता है। अब आप देखो इनमें से क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो, सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर मिल गया तुम्हें, तुम्हारा होगा या नहीं होगा। क्लियर? सिलेबस आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पूरे सिलेबस को लिखो कि आपने 11th का सिलेबस लिखो कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना कि तुमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो आप लिखो, पहले लिखो सिलेबस को कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे मैं लैग कर गया, जो मैंने कोचिंग में मिस कर दिया, ये चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया, वो सब लिखो। उसके बाद बेटा कोशिश करो कि अर्ली बैच ज्वाइन करो 12th का। अब 12वीं में लेट मत करो, 11वीं तो बर्बाद हुई है। अब 12वीं में अगर आप लेट करोगे तो क्या होगा, तो फिर 12वीं में क्या हो जाएगा, बैकलॉग्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब क्या होगा, कोचिंग में 1-2 चैप्टर हो गए थे, अब वहाँ भी टेंशन में ट्रॉमाटाइज हो जाओगे कि सर यहाँ पे तो मैं आया था, यहाँ तो फिजिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है, बेसिक्स तो पहले ही पढ़ाए थे। तो ये दिक्कत मत करना, जितना जल्दी हो सके बेटा। अभी 11th का आपका रिजल्ट आने वाला होगा या कुछ का आ चुका होगा, तो 12th की जैसे ही कोचिंग लग रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जल्दी से कर लो और अर्ली स्टार्ट कर दो। और पहले 15 से 20 दिन सिर्फ 12th पढ़ो, 15-20 दिन 12th पढ़ो, एक बार जमा लो अपना हार्ट 12th में। आप एक चीज़ से अभी भी डर रहे हो बेटा, अभी भी आपके दिमाग में एक बात चल रही है, सर 11th नहीं पढ़ी 12th कैसे समझ आएगी। बेटा उतनी रेलेवेंसी नहीं है, घबराओ मत। 12वीं का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 11th की कुछ चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, लेकिन वो हो जाएगा जब आप टीचर से बात करोगे। टीचर को डायरेक्टली बोलोगे सर मैं 11th में नहीं, ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा वीक था सर, इसका थोड़ा बता दो, तो टीचर आपको वे बता देंगे वहाँ पे। क्लियर? तो ये मत घबराओ कि 11वीं नहीं हुई है तो 12वीं का क्या होगा। 12वीं थोड़ा अलग है, और 12वीं में सबसे बड़ी बात, सबसे प्यारी बात बेटा, 12th का जो सिलेबस है वो 11th से कम है और थोड़ा ईजी है।
क्लियर? तो मतलब हम 11th को 12th के साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11th के आप वन शॉट देखने स्टार्ट करो। वन शॉट लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बेटा, जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है, उन टीचर्स के आप वन शॉट देखने स्टार्ट कर दो। वन शॉट पूरा लेक्चर देखो। पूरे लेक्चर को देखने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो, एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। तो 11वीं भी साथ साथ आपकी होती रहेगी, लेकिन वन शॉट देखना स्टार्ट करो। 12th में कोई बैकलॉग नहीं चाहिए। 12th में कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा स्किप हो गया, या 12th में कोई चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा वीक रह गया। अब 12th को तो आपने बिल्कुल डेडिकेटेड वे में करना है। देखो यार, अगर तुमने 11th में बहुत कम पढ़ा है और 12वीं में तुम 6 घंटा पढ़ते हो, तो तुम्हें यार 8-9 घंटे पढ़ने पड़ेंगे बेटा। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा अपनी क्लास 11th के लिए, 11वीं के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं वन शॉट बोल रहा हूँ, क्योंकि अब तुम बिल्कुल ही रिपीट से 11वीं पढ़ोगे वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वन शॉट लेक्चर से हो जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है, 11वीं में तुम अगर सिर्फ कोचिंग में बैठे भी हो ना, तो तुमको एकदम बैठने की तो कम से कम आदत हो चुकी है ना यार। तो कुछ चीज़ें तो तुमने पढ़ी होंगी, बिल्कुल 100% बिल्कुल नल कोई ऐसा नहीं है। जो नल है वो ये वीडियो देख ही नहीं रहा है, वो इस वीडियो में आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? क्लियर? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा। अब देखो टारगेट क्या है आपका, कैसे होगा। सबसे पहला टारगेट है बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करो, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। केमिस्ट्री में स्टार्टिंग के जो मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं, फिजिक्स में जो स्टार्टिंग में मैकेनिक्स वाला पोर्शन है ना, 1D 2D वेक्टर मैथमेटिकल क्वांटिटीज वाला जो सारे चैप्टर्स आते हैं ना, इन पे ज़्यादा थोड़ा वर्क करो, ठीक है। ये बेसिक्स इनको स्ट्रॉन्ग कर दो, ठीक है। बायो में सेल आता है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आ जाता है। उसके बाद आपकी जो बेसिक मतलब जैसे मॉर्फो एनाटमी वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, इन पे थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट करो, क्योंकि मॉर्फोलॉजी एनाटमी प्लांट फिजियो जब आपको आ जाएगी, इनकी वेटेज भी अच्छी होती है। बायो में उतनी रेलेवेंसी नहीं है, लेकिन हाँ आपको जेनेटिक्स बायो की तभी समझ आएगी जब आपने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को पढ़ा होगा। क्लियर? तो रिलेवेंसी है थोड़ी बहुत, तो वैसे स्टार्ट करो। आपको मैं बायो के लिए एक चीज बता दूं बेटा, बायो के लिए आप चैनल में चले जाओ, वहां पे आप बायो में दे सकते हो 360 आउट ऑफ 360 बायो में कैसे लाएं, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है। उसमें ना मैंने पूरा एक मैप दिया हुआ है, जिसमें मैंने 11th और 12th को मर्ज करके एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि किस तरह से बायो में हम पढ़े, जिससे 11th और 12th के दोनों साथ साथ हम पढ़ पाए। वो एक स्ट्रेटेजी है नीट की, वो देख लेना, वो आपकी हेल्प करेगी बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चाहिए होगी, वो भी बना के दे दूंगा, कमेंट में आप बता देना। लाइक्स जिस पे ज़्यादा होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट बेटा, 100% एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, चाहे वो 11th की है चाहे वो 12th की है। तो एनसीईआरटी पे आपको काम करना पड़ेगा। नोट्स, अब देखो 12th के नोट्स तो अब आप स्टार्ट से ही बनाओगे अच्छे से, क्योंकि 11वीं तो खराब हुई है, 12वीं खराब नहीं होनी चाहिए। 12th के नोट्स अच्छे से बनाओ, और 11th के जो नोट्स आप बनाओगे वो वन शॉट लेक्चर से बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फॉर्मूला शीट। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बेटा, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ये दोनों में आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। हर चैप्टर के फॉर्मूले, फिजिक्स में जो चैप्टर होंगे ना उनके फॉर्मूले, क्या 11th के क्या 12th के, जो खासकर मैथमेटिकल पोर्शन है ना, फिजिक्स में तो देखो सब में फॉर्मूले हैं, तो उन फॉर्मूले की अलग अलग शीट्स बना दो। हर दिन फॉर्मूला का रिवाइज करना है, 10 मिनट लगेंगे, अपने कमरे में चिपका दो, है ना। 10 मिनट लगेंगे रोज, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला रिवाइज करो। केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस लिख के रखो, रोज उनका रिवाइज करो। इज इट क्लियर? समझ आ रही है मेरी बात? होगा बेटा। अगर अभी भी अगर आपको लग रहा है ना कि सर इतना सारा कैसे होगा, करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा। अभी कंडीशन ही ऐसी है, करना पड़ेगा। अभी भी नहीं करोगे फिर कब करोगे यार? क्लियर? अब देखो फॉर्मूला शीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे, हर दिन के आपको बेटा 200 क्वेश्चन लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, 200 क्वेश्चन लगाने हैं। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी। ये गांठ बात लो कि मुझे ये करना ही करना है, ये दिन के 200 सवाल लगाने ही लगाने मैंने। जब आप दिन के 200 सवाल लगाओगे ना बेटा, तो आप देखोगे कि आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप इस डिसिप्लिन्ड वे में काम करोगे, कि आप वापस से इसी वीडियो में आके कमेंट करोगे कि हाँ सर मैंने अप्लाई किया था। 2-3 महीने के बाद बेशक तुम आओ और तुम बोलोगे कि हाँ मुझे अब अपनी सिलेक्शन दिख रही है, सीट दिख रही है, कि मैं कम्पीट कर सकता हूँ। पीवाईक्यूज आपको इतना ज़्यादा बूस्ट कर देंगे ना, आप देखो कि पेपर का लेवल क्या आ रहा है। पेपर काफ़ी ईजी आ रहे हैं बेटा। क्लियर? अभी से मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। ड्रॉप शॉप लेने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। नीट को निकालने के लिए मैक्सिमम 1 साल की प्रिपरेशन लगती है और मिनिमम 6 महीने की प्रिपरेशन लगती है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने लगभग थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे यार, उनका तो भगवान ही मालिक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है रिवीजन। रिवीजन पे मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, रिवीजन ही की है सक्सेस की। रिवीजन आपको दबा के करना। चाहे 20 चैप्टर थे, 20 में से आपने 15 ही पढ़े, 5 छोड़ दो, लेकिन उन 15 को 5 बार पढ़ लो। उन 15 को 5 बार पढ़ लो, उनका रिवाइज कर लो, चाहे आप 5 छोड़ रहे हो, कोई इशू नहीं। उन 15 को पक्का कर लो। अब होता क्या है, बच्चे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता कुछ का यार। मतलब मैक्सिमम की तो यही शिकायत है कि रिवीजन कब करें भाई, सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा। रिवीजन की एक टेक्निक मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि रिवीजन आपने कैसे करना है। मान के चलो आज आपने बायो का एक टॉपिक पढ़ा, सेल का आपने एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम आज आपको टीचर ने पढ़ाया क्लास में, तो
आज आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, घर गए हमने एंडोमेम्ब्रेन को रिवाइज किया। नेक्स्ट डे जब हम क्लास में आए तो टीचर ने हमको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ाया। अब हम घर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को रिवाइज करेंगे, लेकिन अब किताब बंद नहीं करेंगे, तो पुराना जो एंडोमेम्ब्रेन था उसको फिर रिवाइज कर देंगे। फिर हम तीसरे दिन क्लास में गए, तीसरे दिन क्लास में जाके सर ने सीलिया फ्लैजिला वगैरह पढ़ा लिया। अब हम घर जाएंगे, पहले सीलिया पढ़ेंगे, फिर फ्लैजिला पढ़ेंगे, फिर वापस चले जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, देन सीलिया, देन फ्लैजिला। आपने उसी चैप्टर में टॉपिक वाइज टीचर पढ़ाते हैं, आपने हर टॉपिक को लगभग 3-4 बार पढ़ लिया, तो वहीं से तो रिवीजन हो गई, अलग से थोड़ी करनी पड़ती है साथ साथ। और कोशिश किया करो जब टीचर का लेक्चर खत्म होता है तो जल्दी, अब मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ ऑफलाइन में, जैसे अभी लेक्चर खत्म हुआ ना तो उन्होंने अपने बैग वगैरह बंद कर दिए होते हैं, हाँ तो हो गया है। ये बेवकूफ़ी मत करो, ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करो। आपने देखा होगा जरूर क्लास में कुछ पढ़ाकू बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका बैग बंद नहीं होता, टीचर चले भी जाता है वो तब भी कुछ देख रहे होते हैं। बेटा वही लोग हैं, वही सिम्टम्स हैं सिलेक्शन के। मैं आपको बताता हूँ टॉपर करता क्या है। आपने उसी टाइम पे जैसे ही टीचर का लेक्चर कंप्लीट हो गया, आपने वहीं पे बैठना है, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ टीचर ने जो करवाया उसको रिवाइज करना है। 5 मिनट में वो सारा रिवाइज करो। अगर कोई डाउट आता तो उसी टाइम टीचर को पकड़ लो, पूछ लो डाउट नहीं आता तो वहीं रिवीजन हो गया, फिर घर जाके दोबारा रिवीजन करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, भाग गए घर, रिवीजन किया नहीं किया पता ही नहीं है, डाउट बना नहीं बना, तो लास्ट में डाउट इतने ज्यादा बन जाते हैं, बेसिक्स इतने ज्यादा हिले हुए होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि अब क्या करें, फिर मन बना देते हैं। अभी तक आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप में से भी कुछ ऐसे दिग्गज होंगे जिन्होंने मन बना लिया नीट के लिए तो ड्रॉप करना ही पड़ता है, तो हम ड्रॉप करेंगे और निकालेंगे। अब अभी तेरे पास 1 साल है ना, 1 साल है तेरे पास, अभी क्या मौत पड़ रही है, पढ़ लेना, 1 साल पढ़ लेगा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा यार, जरूरी है क्या ड्रॉप लेना, ठीक है। रिवीजन फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बेटा रिवीजन आपको करना पड़ेगा। अभी भी अगर कोई डाउट है, अभी भी अगर आपका कुछ अलग ही कोई मुद्दा है कि आपको लगता है कि नहीं सर मेरी तो प्रॉब्लम ही कुछ और थी, आपने डिस्कस ही नहीं किया, इंस्टा पे ऑथेंटिक बाय फैक्ट्री पे डीएम करो यार, तुमसे पर्सनली बात करने को तैयार हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन तुमसे कर लूंगा। अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं सजेशन नहीं देता बेटा, मैं सोल्यूशंस देता हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक सोल्यूशन दूंगा जिसपे अगर आप काम करोगे तो 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये अब अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दो जिसकी 11वीं खराब हुई थी। अब चाहे उसकी वजह से तुम्हारी भी हुई थी या तुम्हारी वजह से उसकी हुई थी, तो एक हेल्प आपस में कर लो, जितना हो सके वीडियो को स्प्रेड करो, ताकि जो बच्चे स्टार्टिंग में डेडिकेटेड थे लेकिन किसी वजह से भटक गए थे, ये वीडियो देख के एटलीस्ट उनको एक होप तो जनरेट हो, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।